हमने रोगों के बारे में सुना है, हमने खोजों के बारे में सुना है, लेकिन एक रोग की खोज कैसे होती है, क्या इसके बारे में आपको पता है? आज हम किसी ऐसे ही व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसने एक रोग को खोजा है, जो शायद बड़ा ही रेयर, बड़ा ही दुर्लभ सा रोग है। लेकिन आज हम यात्रा करेंगे कि रोग की खोज कैसे होती है, रोग की खोज के साथ विज्ञान किस तरह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलते जा रहा है। आज हम मिलेंगे उदयभान पांडे जी से। डॉक्टर उदयभान पांडे जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में है और ये चिल्ड्रंस न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, प्रोफेसर है। तो उदयभान पांडे जी, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। उदयभान जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ पे काम करते हैं, आपका क्या एक यात्रा आपकी क्या रही है, बतौर डॉक्टर, बतौर रिसर्चर, आप अभी कहाँ पर हैं? मेरी यात्रा अयोध्या नगरी से शुरू हुई थी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और मैंने अपनी पीएचडी संजय गांधी पीजीआई से की है मेडिकल जेनेटिक्स में, जहाँ हमें ये सिखाया गया कि कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी की जाती है, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझा जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और पीएचडी करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मेडिकल सेंटर में जा कर के पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग की, और ड्यूरिंग पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग मुझे ये सिखाया गया कि कैसे स्मॉल एनिमल मॉडल्स जैसे ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जिनको मक्खियाँ जिनको कहते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए रिसर्च करने के लिए। अपने मक्खियों का इस्तेमाल किया मैंने शुरुआती दिनों में अपने पोस्ट डॉक में। मेरे जो पोस्ट डॉक्टरल एडवाइज़र थे वो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे शुरू में बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट जो ह्यूमन पेशेंट को देख रहा है, मक्खियों का इस्तेमाल करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी कर रहा है। लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 6 लोगों को इस मक्खियों के इस्तेमाल की वजह से ह्यूमन डिजीज़ को समझने में मदद मिली। बहुत सारे फंडामेंटल जो बायोलॉजिकल पैथवेज हैं उनकी डिस्कवरी मक्खियों में हुई। अच्छा। और उनको 6 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। लाइक सर्केडियम रिदम, जिसको स्लीप कहते हैं, वो सबसे पहले मक्खियों में डिस्कवर हुआ, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें, सारे जीन्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल ह्यूमन में मिले। तो ये मेरी शुरुआती ट्रेनिंग थी। और अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एक सेंटर है चिल्ड्रंस न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो हमारा मकसद ये है कि एक जो गैप है क्लिनिक में और बेसिक साइंस लैब में, उसको फिल करना, और कैसे हम अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं नए रोगों की डायग्नोसिस करने में, और उनको समझने में, और उनकी थेरेपी डेवलप करने में। जी, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। हम तो अमूमन मक्खी आती है उसको मार देते हैं, उसके लिए मारने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन ये थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये हमेशा हम लोग इंसान अपने दिमाग को समझने के लिए मक्खी के पास, चूहों के पास क्यों जाता है, क्या उनमें ऐसी क्या साम्यताएं है, या किस तरह से, ये तो इतनी छोटी मक्खी होती है, तो हम उसके पास क्यों जाते हैं? तो देखिए, मेन जो मेरा मकसद होता है किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने का, या मक्खी को, माउस को, या दूसरे सिस्टम जीब्राफिश लोग यूज़ करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप सारी स्टडीज़ को ह्यूमन में नहीं कर सकते। ह्यूमन को आप एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ कर सकते। रिसर्च को ह्यूमन पे डायरेक्टली नहीं की जा सकती अनलेस कि आपके पास अप्रूवल हो। तो आपको ऐसे सिस्टम को यूज़ करना होता है जो कि ह्यूमन से बहुत क्लोजली रिलेटेड हो, जिसमें बेसिक बायोलॉजी कंजर्व हो। तो जैकब मैनोद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो चीज़ें एलिफेंट में होती हैं वही चीज़ें बैक्टीरिया में भी पाई जाती हैं, वही जीन्स। तो काफ़ी सिमिलरिटी होती है। तो एटलीस्ट आप जेनेटिक लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हैं इन एनिमल मॉडल्स को यूज़ करने की। तो आप ये कह रहे हैं कि छोटे स्तर पर हम सब एक जैसे ही है। एग्जैक्टली। सूक्ष्म दुनिया में छोटे स्तर पर हम सब एक जैसे हैं। मॉलिक्यूलरली काफ़ी सारी चीज़ें। तो लाइक अगर आप बात करें फ्रूट फ्लाइज की या मक्खियों की, तो लगभग 75% जो ह्यूमन डिजीज़ कॉजिंग जीन्स हैं, जो ह्यूमन में बीमारियाँ काज करते हैं, वो मक्खियों में कंजर्व पाए जाते हैं। अच्छा। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन में नोन हैं उसको मिमिक कर सकते हैं फ्लाइज में, और उसके जरिए उन डिजीज़ को, उन मॉलिक्यूलर पैथवेज को स्टडी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ड्रग स्क्रीन फ्लाइज में कर सकते हैं, और उसको फिर बाद में ह्यूमन में या माउस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा। तो आप बताइए, आप ये मक्खी के साथ जो आपकी दोस्ती है, या आपने जिस तरह से उससे संवाद किया, आपको समझा,
तो किस तरह से आपने जिस नए रोग की खोज कर दी वो कैसे हुई, और मक्खी ने अब में किस तरह से आपको इसमें सहयोग दिया? जी, बहुत ही बढ़िया आपने सवाल किया। तो ये शुरुआत हुई है इस कहानी की 2017 के आसपास, जब एक मेरी कलीग जो कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो एक क्लिनिक रन करती हैं वहाँ पे। उसका नाम न्यूरोजेनेटिक्स क्लिनिक है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ पिट्सबर्ग में। तो उनके पास पेशेंट्स आते हैं जो कि रेफरल बेसिस पे आते हैं, जो कई जैसे पेशेंट को कई सारे एक्सपर्ट देख चुके होते हैं, वो बहुत मोटा मेडिकल रिकॉर्ड लेके हमारे क्लिनिक पे आते हैं, ये इस होप में कि शायद हम उनकी बीमारी के बारे में डायग्नोसिस बना सकें कि इनको क्या बीमारी है। तो ऐसे ही करीब 2017 में एक पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया। तो पेरेंट्स को ये परेशानी थी कि हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा है जैसे दूसरे बच्चे बढ़ते हैं, तो उनके अंदर कुछ डेवलपमेंटल या न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर। कितने साल का बच्चा था वो? बच्चा 3 साल का था। और वो बच्चा हाईली अटैक्सिक था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट्स थे जो है, और काफ़ी मोटर डिसफंक्शन था उसके अंदर, जो कि फाइन मोटर स्किल्स धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाने चाहिए। मतलब इस तरह से उसका... जैसे आप पेन को पकड़ते हैं, हाँ। ठीक है, पेंसिल को पकड़ते हैं, ये आपकी फाइन मोटर स्किल कहलाती है। वो सारे स्किल्स उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप नहीं हो रहे थे, जो कि माइलस्टोन कहा जाता है। तो वो पेशेंट को हमारे यहाँ की उसकी जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया गया, तो उसकी MRI स्कैन करने पे ब्रेन में सेरेब्रल एट्रोफी मिली, जो कि एक हिस्सा होता है ब्रेन का जिसमें जिसका साइज़ थोड़ा छोटा था दूसरे पेशेंटों के मुकाबले में उस एज के। तो ये 3-4 चीज़ें हमें उस समय जानकारी थी हमारे पास। जितने भी बुक में टेस्ट लिखे थे, सारे टेस्ट वो लोग करवा चुके थे और सब कुछ नेगेटिव आया था। तो अब उनके पास केवल सिम्टम्स थे और कोई डायग्नोसिस नहीं थी कि ये क्या बीमारी इस पेशेंट को हुई है। तो फिर हमने उसका थोड़ा सा ब्लड लिया, DNA एक्सट्रैक्ट किया, और जितने भी ATGC सीक्वेंसेस होते उनको पढ़ा गया। तो इतना करने के बाद जब उनके पेरेंट्स के साथ उसको एनालाइज किया गया, कंपेयर किया गया, तो एक जीन में म्यूटेशन मिला जो कि जिसका नाम JAMN5 कहते हैं उस जीन का नाम। ये JAMN5 प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, बट इससे पहले किसी पेशेंट में ये म्यूटेशन मिला नहीं था, या JAMN5 का रोल मालूम नहीं था कि JAMN5 में म्यूटेशन भी हो सकता है और म्यूटेशन से ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो उस समय हमारे पास केवल एक पेशेंट था। तो अगले 8-10 महीने तक हम कोशिश करते रहे कि दुनिया में कोई दूसरा पेशेंट हमें मिल जाए, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने सैकड़ों लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन लगभग 10 महीने के बाद हमारे पास दूसरा पेशेंट आया जो कि जर्मनी में था। 2 ब्रदर्स जिनकी मृत्यु विद इन 2 मंथ्स हो गई थी, सिमिलर सिम्टम्स से जो हमारे पेशेंट्स में मिले थे, और सिमिलर म्यूटेशन भी उन पेशेंट्स में पाया गया। तो मुझे इस बात का भरोसा हो गया कि ये रियल सिंड्रोम है और इसकी और आगे स्टडी करनी चाहिए। हमने काफ़ी सारे पेशेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। हमने उनका फाइब्रोब्लास्ट लिया, उसको ये केमिकली बताया कि वापस चले जाओ जिस स्टेज से आप आए थे। फाइब्रोब्लास्ट मतलब जो मूल स्किन की सेल है, हाँ। स्किन की सेल होती है। आप या तो ब्लड सैंपल ले सकते हैं आसानी से रिसर्च करने के लिए, या कभी कभी कोई टेस्ट हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी चमड़ी का आपने थोड़ी सी चमड़ी ले लीजिए, चमड़ी थोड़ी ले लीजिए एग्जैक्टली, किसी काम से आपने निकाली है तो उसके साथ आप हमें भी दे दीजिए, बहुत छोटी सी चमड़ी का पार्ट। तो उनको आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं सेल्स को। उनको ये कह सकते हैं कि आप स्टेम सेल में बन जाओ, जिसको हम किसी भी सेल टाइप में या किसी भी सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि आलू की सब्जी बन गई है, उसके बाद आपने आलू को निकाल के फिर से कहा कि तुम्हारी कुछ और सब्जी बनाएगी। आप बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। आप बेसिकली दही बन चुका है, लस्सी भी बन चुकी है, कह दीजिए कि वापस दूध बन जाओ। हाँ। एग्जैक्टली। तो अच्छा। ये प्रक्रिया, तो ये आप लैब में आपने एग्जैक्टली। और ये मतलब लेटेस्ट एडवांसमेंट है साइंस का, जो कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे पॉपुलराइज हो रहा है। आप उन सारी सेल्स को लेकर के ब्रेन बना सकते हैं, अच्छा, ब्रेन ऑर्गेनाइड बना सकते हैं, और जिनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटी होती है ह्यूमन ब्रेन से। बट कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, कि जब हमारे पास 3-4 पेशेंट हो गए तो हमने इसकी स्टडी करना शुरू किया, उनके ब्लड सैंपल्स लेके ये देखना शुरू किया कि कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं इस प्रोटीन में, या इस प्रोटीन की वजह से कोई दूसरे चेंजेस हो सकते हैं जिसको कि हम स्टडी कर सकें। तो हमें ये पता चला कि ये प्रोटीन जब पेशेंट में, अगर आप इनको चेक करिए तो बहुत
कम मात्रा में पाई जाती है, लगभग एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन ना होने की वजह से शायद चेंजेस हो रहे हैं और जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो हमने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें थोड़े से पेशेंट्स थे और थोड़ी जो भी जानकारी हमने कलेक्ट की उसको पब्लिश किया। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने पूरी दुनिया से हमें कांटेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि हर किसी के पास एक ही पेशेंट था और हर कोई सोच रहा था ये इम्पोर्टेंट नहीं है और किसी को मालूम ही नहीं था कि JAMN5 जीन भी म्यूटेशन में पाया जा सकता है। तो करते करते अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा पेशेंट इस बीमारी के, इस सिंड्रोम के हो चुके हैं। जी, तो अब जैसे आपको पता चला कि इस तरह से कोई दिक्कत है, आपने पूरा जो दही में से दूध बनाने की प्रक्रिया कर ली और समझ गए कि भी इससे आप और सेल डेवलप करके और तरीके से करके आपको पता चला कि ये म्यूटेशन है। लेकिन इसके बाद क्या आपने कैसे प्रयास किए जिससे मतलब आपके पास और पेशेंट भी आए और आपको और सबूत भी मिले और दुनिया भर के डॉक्टर जो शायद परेशान थे इतने सालों की मेहनत के बाद कि भी इतना पढ़ लिख लिया, इतना तो पढ़ा है, इतना बड़ा अवेलेबल भी है कि किसी भी किताब में इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कॉन्फ्रेंसेज में खुद जाना शुरू किया और इन सारी इन्फॉर्मेशंस को पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट करना शुरू किया। तो उसकी वजह से हमें कनेक्ट होने में मदद मिली पेशेंटों के साथ। और एक पेशेंट की मॉम ने JAMN5.org करके ऑर्गेनाइजेशन बना डाला कि जिससे दूसरे पेशेंट भी कनेक्ट हो सकें, उनको ये मालूम हो सके तो इनके बारे में क्या रिसर्च हो रही है, कैसे साइंटिस्ट उनकी मदद कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये 2 तरीके थे जिसकी वजह से मुझे पेशेंट्स के साथ, उनके केयर गिवर्स के साथ और क्लिनिशियंस के साथ कनेक्ट होने में बहुत मदद मिली। और ऑफ कोर्स पब्लिकेशन तो पब्लिक डोमेन में आ ही गया था, तो इसकी वजह से भी कनेक्शन में मदद मिली। लेकिन आगे स्टडी करने के लिए सेल्स में जो हमें चेंजेस मिला कि प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्टली सेल्स से लाइव एनिमल मॉडल में गए जिसको ड्रोसोफिला मॉडल कहते हैं, जो मक्खियों में। तो हमने यही सिचुएशन जो कि पेशेंट के न्यूरॉन में मिली वही फ्लाइज में कनेक्ट करने की कोशिश की कि हमने इस प्रोटीन को जेनेटिकली या हमने इस प्रोटीन को मना किया कि मत एक्सप्रेस हो और फिर देखते हैं कि मक्खी के अंदर क्या समस्याएं आती हैं। तो जैसी समस्या उस दिमाग के ब्रेन में उस जीन में थी, उस जगह पे थी, वैसे ही आपने समस्या उसकी मक्खी में क्रिएट किया, पैदा कर दी, आपने उस तरह से कर दी। हाँ। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन मिला कि मक्खियों में डेवलपमेंटल की प्रॉब्लम होती है कि मक्खियों का जो लाइफ स्पैन होता है डिफाइंड होता है, वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बहुत प्रिसाइज टाइम डिपेंडेंट मैनर में जाती हैं। तो वो मक्खियाँ में ग्रोथ होने की समस्या थी, डेवलपमेंटल की प्रॉब्लम थी। और अगर आप उन मक्खियों को लें, उनके अंदर भी मोटर की समस्या थी, यानी कि मक्खियों को अगर एक ट्यूब में लीजिए और उनको आप टैप करिए तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, वाल के सहारे उड़ने की क्षमता होती है। वो क्षमता उनके अंदर लॉस हो गई थी। अच्छा, तो वो मक्खियाँ उड़ नहीं पा रही थी। वो मक्खियाँ एग्जैक्टली जिस अपने जार में आए बर्तन में रख दिया तो वो उड़ नहीं पा रही जी। तो अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि क्या हम एक दूसरा जीन ढूंढ सकते हैं जो कि इन मक्खियों को उड़ने में मदद कर सके। जो जीन डिफेक्टिव है वो तो है ही है, लेकिन क्या कोई दूसरा जीन ऐसा प्रेजेंट है जिसको अगर हम ऊपर आप रेगुलेट कर दें या उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर दें तो क्या जो एडवर्स इफेक्ट हैं JAMN5 जीन के लॉस होने से वो क्या सरकमवेंट किया जा सकता है, उसको क्या बाईपास किया जा सकता है। तो हमने एक जेनेटिक स्क्रीन ड्रोसोफिला में किया जिसकी वजह से हमें एक दूसरा जीन मिला जो कि कंपनसेट कर सकता था लॉस ऑफ फंक्शन JAMN5 में। ओके। इसको करने में हमें करीब 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम लगा इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने का। तो जैसे कि आपने कहा कि छोटी मक्खियाँ और फिर ह्यूमन दोनों के बीच में एक काफ़ी गैप माना जाता है, तो हमने डायरेक्टली उसके बाद जैसे ही वो जीन हमें मिला हमने पेशेंट सेल्स में दोबारा चेक किया कि उस जीन को दोबारा अगर हम एक्टिवेट करते हैं पेशेंट न्यूरॉन में तो क्या हमारा जो पैथोलॉजी है या जो एडवर्स इफेक्ट हैं इस म्यूटेशन को होने से उनको रोका जा सकता है। यस, उनको रोका जा सकता है। अब जो जीन हमको मिला है उसका नाम SMN जीन कहते हैं, जिसकी लॉस होने से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की डिजीज़ होती है। तो उसके लिए ऑलरेडी किसी ने एक जीन थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट
पब्लिश किया हुआ है, जो कि ह्यूमन पेशेंट्स में क्लिनिकल ट्रायल के जरिए जा चुका है, FDA अप्रूव्ड ड्रग है। हिंदुस्तान में काफी आता रहता है इसके, 1 करोड़ का इंजेक्शन, 1 करोड़ का इंजेक्शन, 2 करोड़ का इंजेक्शन, 15 करोड़ का खर्चा, बहुत सारा ये होता है, यही वाली बात। एग्जैक्टली। तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो $350,000 एक इंजेक्शन की आती है, और 3 आपको लेने होते हैं 1 साल में, तो यानी $1 मिलियन के आसपास का कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद आपको हर साल 1 इंजेक्शन लेना होता है। तो अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट डाउन होती है, दूसरे सारे साइंटिस्ट आ गए हैं जो कि उससे सस्ता ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कुछ ड्रग्स ऐसे आ गए हैं जिनकी कीमत करोड़ के बजाय लाख में आ गई है या हज़ार में आ गई है। तो हमने उन सारे ट्रीटमेंट्स को सेल्स में ट्राई किया, और वो पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हैं जेमिन 5 की एडवर्स इफेक्ट को बाईपास करने में। तो हमने उस फाइंडिंग को अभी रिसेंटली पब्लिश किया, जिससे कि दूसरे क्लिनिशियंस के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और अगर उनको ये लगता है कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकता है तो पेशेंट्स में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या और दुनिया के और देशों से जो आपको संपर्क हुआ, क्योंकि आप तो एक ग्लोबल कम्युनिटी के टच में है, आपके दुनिया, क्योंकि पूरे देश में, देशों के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, दुनिया की और संस्थाओं के पास ज्ञान नहीं है, तो सारे केस आप तक और कैसे पहुंचे, और क्या किसी ने इस पे थोड़ा कुछ करने की कोशिश करी, ट्रीटमेंट करने की, दवाई देने की, या अपने तरह से उसको सुलझाने की कोशिश करी, ऐसा कुछ? जी, तो हमारा जो इनिशियल कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ एक लैब से हुआ जर्मनी में, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 20 देशों में पहुंच गया, और अभी भारत में भी कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज़ शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पेशेंटों की पॉपुलेशन हो सकती और है भी, जो कि मेरा मानना है। कुछ पेशेंट हमें मिले हुए हैं। लेकिन जब ये सारी यात्रा हमारी चल रही थी, जब हमें इनिशियली पेशेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, हमने उसको पब्लिश किया, तो जिसकी वजह से दूसरे लोग उसको पढ़ सकें। तो एक दिन मुझे इसको हम लोग डिस्कवरी बाय एक्सीडेंट कहते हैं, कि हमें मालूम नहीं कि हम क्या ढूंढने निकले थे और क्या मिल गया हमको। तो मेरे पास एक दिन रात में एक ईमेल आया स्पेन से, जहाँ पे एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास पेशेंट्स थे जो कि हमारे पेशेंट के सिम्टम से मिलते जुलते थे, और उन्होंने क्या किया कि उनको ये लगा कि एक ओवर द काउंटर ड्रग है, या एक जैसे सप्लीमेंट होता है जो कि हम लोग दवाई की दुकान में मिलता है। एग्जैक्टली, जैसे दवाई की दुकान पे मिलता है, मल्टीविटामिन टाइप का सप्लीमेंट है। इसको CoQ10 कहते हैं, कोएंजाइम Q10, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस होता है सेल का, उनके फंक्शंस को बूस्ट करता है। तो उनके पास जो पेशेंट्स थे, उन्होंने उनकी जो त्वचा की सेल्स हैं उनको लिया, ब्लड सैंपल्स लिया, और उन्होंने CoQ10 लेवल की जांच की। तो उनको CoQ10 लेवल कम मिला उनमें, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हमारे पास पेशेंट है और इनका इलाज हम CoQ10 से कर देते हैं। तो उन्होंने 10 सालों तक उन पेशेंट्स का इलाज CoQ10 से किया। फिर एक दिन उन्होंने मेरे पेपर को पढ़ा, जो कि जेमिन 5 के ऊपर था, तो उनको लगा कि शायद उनके पेशेंटों में ये म्यूटेशन भी हो सकता है। इससे पहले उसको उन्होंने कहा अनडायग्नोस्ड CoQ10 सिंड्रोम या अनडायग्नोस्ड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ से लेबल किया था उन्होंने। तो जब पेशेंट को सीक्वेंस किया तो उनको वही म्यूटेशन मिले जो हमने रिपोर्ट किए थे। तो अब हमारे पास 10 साल का एक अनबायस्ड क्लिनिकल ट्रायल का डेटा था, जो कि पेशेंटों में डायरेक्टली किया गया था एक न्यूरोलॉजिस्ट से। तो हमने इनिशियली काफ़ी साइंटिस्ट स्केप्टिकल होते हैं हर चीज़ के बारे में, इतनी आसानी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमने उनको बताया कि हमें और कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जांच करने की ज़रूरत है। आप अपने सैंपल्स को हमारे यहाँ भेजिए, हम अपने सैंपल्स को आपके यहाँ भेजते हैं, कि जिससे हम इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को वैलिडेट कर सकें। तो हमने सर्जिकली मक्खियों के दिमाग को निकाला और उसके बाद उनको फ्रीज़ किया, यहाँ से स्पेन भेजा, जिससे कि वो CoQ10 और दूसरे टारगेट्स की जांच कर सकें उसमें। और ये कई बार करना पड़ा हमें, और ये कन्वर्सन प्रोसेस था, उनको सर्जिकली निकालना, ये इंश्योर करना कि किसी तरीके से वो डैमेज ना हो जाएं या डिग्रेड ना हो जाएं, कि वहाँ जा कर के कुछ शो कर रहे हैं वो डिग्रेडेशन या डैमेज की वजह से हो रहा है। वो टेस्ट किया गया। उसके बाद हमने उनको पेशेंट के न्यूरॉन भेजे यहाँ से। तो पेशेंट के न्यूरॉन में प्लस फ्लाइज के ड्रोसोफिला के जो ब्रेन में उनको चेंजेस मिले, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे उनके पेशेंट से। अच्छा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग थी जो कि कोलैबोरेशन के जरिए ही हो सकती थी। तो आज 2 साल 2.5 साल की कोलैबोरेशन के बाद एक मैन्युस्क्रिप्ट अभी पब्लिश हुई है यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में, जो कि कुछ दिनों के बाद अभी आ जाएगी ऑनलाइन।
तो उसमें ये हमने CoQ10 का रोल डिफाइन किया है जेमिन 5 पेशेंट में। तो अगर ये सही है, पेशेंटों को आप CoQ10 दे सकते हैं। अगर कुछ भी बेनिफिशियल होता है तो एक उनके पास ऑप्शन उपलब्ध होगा, क्योंकि अभी तक इन पेशेंट्स के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जी, तो ये आप एक ऐसी खोज कर रहे थे शायद जिसमें तो पूरी दुनिया को कुछ नहीं मिला था अब तक, और शायद आपको भी ना भी मिलता जी। तो अब ऐसी चीज़ जो शायद मिलने की उम्मीद ही बहुत कम है, उसको खोजने की जो हिम्मत और प्रेरणा और ताकत होती है वो कहाँ से आती है आपके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन उठाया। तो हमारा जो हॉस्पिटल है उसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि हमारा एक तरफ रिसर्च के लोग बैठते हैं, एक तरफ क्लिनिक के लोग बैठते हैं, और बीच में हमारी कैफेटेरिया है। पेशेंट भी उसी कैफेटेरिया में आते हैं, सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स भी उसी कैफेटेरिया में आते हैं। तो जब हम उन बच्चों को देखते हैं कि ये पेरेंट्स उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, उनके पास कोई ट्रीटमेंट, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है हमारे लिए कि इस बच्चे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एटलीस्ट चलिए इस बच्चे को हो गया, क्या हम इसके आने वाली जनरेशन को, इसके दूसरे भाई बहन दूसरे की कोई मदद कर सकते हैं डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने में, या कोई ऐसा ड्रग ढूंढ सकते हैं इनके लिए जिससे कि कुछ मदद मिल सके इनको। क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक बार हो गया तो फिर अनलेस कि आपके पास डिफाइंड टारगेट है, ट्रीटमेंट है, पेशेंट सफ़र करता है लाइफ लॉन्ग। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर होता है उन पेशेंटों को देखना, और उन पेशेंटों से डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन हो। हमारे यहाँ पेशेंट्स को अलाउड होता है कि वो लैब में भी आते हैं, वो आपके ऑफिस में आके आपसे मिल सकते हैं, आपको अपनी समस्या बता सकते हैं कि हाँ आप हमारे, और पूछ भी सकते हैं सवाल कि एज ए साइंटिस्ट आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन है मेरे लिए। तो क्या आपके दोस्तों ने या आपके आसपास के लोगों ने नहीं कहा कि यार आप किस रिसर्च में आप इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, या क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ग्लैमराइज्ड भी है आपके यहाँ पर रिसर्च होना, जिसमें फंडिंग आपको अच्छा मिल सकता है, अच्छे डोनर स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, जिसका मतलब वाइडर स्कोप ऑफ कमर्शियली भी उसके बाद भी हो सकता है। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको ललायत करने वाली थी, तो आपको किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये आप उदय जी कुछ और रास्ता चुन लीजिए? कई बार ऐसी बातें हुई, क्योंकि देखिए पैसा ऐसी चीज़ होता है जो कि बहुत टेंटलाइजिंग होता है, बहुत ही आपको फैसिनेट करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आपको इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है कि आज मैं क्या नया देखने जा रहा हूँ, कुछ नया कुछ खोज करने जा रहा हूँ, ये इसके आगे पैसा, मान सम्मान, हर चीज़ प्राइसलेस हो जाता है। और इस तरह की बहुत बार बातें आई कि अल्जाइमर्स डिजीज़ या किसी दूसरी पॉपुलर डिजीज़ पे काम करिए जिसमें पैसा ज़्यादा है, और आपको अगर ड्रग का टारगेट मिल गया है तो आप उसको पेटेंट करा लीजिए और उससे कंपनी खोल करके अपना प्रॉफिट बनाना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्सिटी की नौकरी में क्या रखा हुआ है या टीचिंग में क्या रखा हुआ है। लेकिन नहीं, अगर मैं आज जो कुछ भी हूँ वो यूनिवर्सिटी सेटिंग की वजह से हूँ। यूनिवर्सिटी में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी प्रोजेक्ट्स को खुद चुन सकते हैं, अपनी नई डिसऑर्डर्स की खोज कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो एक जो ये फीलिंग आती है कि आपने कुछ नया खोजा है, आज के 10-20 साल 50 साल के बाद अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट जो कि जेनेटिक्स में, न्यूरोलॉजी में ट्रेनिंग लेने आएगा, अगर वो ये पढ़ेगा कि 2024 में 100 पेशेंट इसके रिपोर्टेड थे, आज 10,000 पेशेंट रिपोर्टेड हैं, तो उसको ये लगेगा अच्छा ये किसने खोजा था। तो ये एक मोटिवेशन होता है। तो यही ऐसी चीज़ है जिसके सामने पैसा, हर चीज़ मीनिंगलेस हो जाता है। अच्छा, तो आप भविष्य के डॉक्टर का कोर्स पढ़ा रहे हैं। आप जो है चीज़ों को एडवांसमेंट कर रहे हैं, ये मेरा मकसद है। जी जी जी, मैं मजाक कर रहा था। अब तो आप बतौर वैज्ञानिक आपने जो खोज शुरू की, आप जिस तरह से दिमाग को देखते हैं, न्यूरॉन्स को देखते हैं, आप बड़े ही सूक्ष्म स्तर पे जाके जीवन को आप देख रहे हैं जी। एक छोटे बैक्टीरिया से लेके, वायरस से लेके, मक्खी से लेके, चूहे से लेके, आदमी से लेके हाथी तक जी। तो क्या आपको क्या प्रमाण मिला कि ये सृष्टि किस तरह से चल रही है, या किस तरह से कौन सी शक्तियाँ है, या क्या अजूबा है ये दुनिया? कुछ आपको कुछ पता चला? क्योंकि कभी हम बहुत ताज्जुब में हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कभी सदमे में भी चले जाते हैं, कभी समझ में नहीं आता है, कभी खूब समझ में आ जाता है। तो ये दुनिया तो हमें हमेशा आश्चर्यचकित करती रहती है। आपकी भेंट ऐसे कौन से आश्चर्यों से हुई है जो आपको भी अचंभित कर गए, या आज भी कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भी करते रहेंगे? देखिए, जो जीवन का जो उत्पत्ति हुई है उसका जो जेनेटिक बेसिस है, ये सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट करता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप कोई ऐसा जीन जो कि ह्यूमन में डिफेक्टिव है, इस तरह की बीमारी कॉज कर रहा है,
आप उसको एक छोटी सी मक्खी में मिमिक कर ले रहे हैं। तो यानी कि जो सृष्टि बनाई गई है वो बहुत प्रिसाइज और सोच समझ के बनाई गई है। जो ह्यूमन ब्रेन बनाया गया है, जो ह्यूमन के न्यूरॉन का फंक्शन बनाया गया है, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो काफ़ी सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जीवन की, वो सारी लोअर एनिमल से लेकर के ह्यूमन तक कंजर्व्ड हैं। ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, वही जीन आपने उसमें डिफेक्टिव किया और आपको मालूम नहीं था कि ये चीज़ें मिमिक हो सकती हैं फ्लाइज़ के अंदर। ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये आती है कि इसके बारे में समझना, इसके बारे में जानकारी लेना और इसको इवॉल्व करना। जो चीज़ें आपको नोन हैं, जो चीज़ें नहीं नोन हैं, इसके गैप को फिल करना, ये सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग लगता है। और यही चीज़ ऐसी है जो कि मुझे रातों में सोने नहीं देती है और मुझे जगा के रखती है, अपने स्टूडेंटों को मोटिवेट करने की ताकत देती है। जी, तो ज्ञात और अज्ञात के बीच का सेतु आप बन रहे हैं। एग्जैक्टली। जी जी। बस आखिरी सवाल, अब आगे आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं या आपकी खोजों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी इस तरीके के हमारे पास 5 और बीमारियां हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन अभी उनके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसी तरीके की 5 और बीमारियां हैं। अब उन 5 बीमारियों को समझना और अगले कुछ सालों में उनके बारे में अपनी जानकारी दूसरे वैज्ञानिकों के पास, दूसरे जो चिकित्सकों के पास पहुंचाना, ये मेरा मकसद है। और इसके अलावा जो हमने बीमारी खोजी है, इसका क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करना और जितनी जल्दी हो सके इन पेशेंटों को एटलीस्ट कुछ उपचार दे पाना, यही मेरे अगले कुछ सालों का मकसद है। अगर मैं इसको कर पाया तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी जी। तो ये थे उदयभान पांडे जी, न्यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने जेनेटिक्स के ज़रिए ये खोज निकाली नई बीमारी के किस तरह से ये परेशान करती है या परेशानियां किस तरह से पैदा होती है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे सवाल जिसका जवाब खोजने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, बहुत ही विश्वास चाहिए कि किस तरह से दुनिया के उस अजूबे को, उस अनबुझी पहेली को खोजना, ढूंढना, उसके अंदर जाना और उसके बाद एक नया जवाब खोज के लाना। तो उसी जवाब के साथ इसी यात्रा को वो जारी रखे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का एपिसोड, आज की संवाद इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।